हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग सेशंस। आई एम हिमांशी मलिक एंड आज हम करने वाले हैं सेक्शन 4 ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस। इस चैप्टर के अंदर, इस सेक्शन के अंदर अब हम मेनली डील करने वाले हैं ट्रेड फाइनेंस के बारे में। हमारा कोर्स है इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस और शुरू के 3 सेक्शंस में हमने अपना बेस इस्टेब्लिश किया। सबसे पहले हमने इंटरनेशनल ट्रेड से अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया। सेक्शन 2 में हमने ट्रेड ट्रांजैक्शन किस तरह से कंप्लीट होती है शुरू से लेकर एंड तक उसे समझा। फिर हमने आईसीसी का रोल समझा एंड अब सेक्शन 4 में हम मेन चीज जो कि है ट्रेड फाइनेंस, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो दिस इज द मेन क्रक्स ऑफ योर कोर्स वी कैन से। बट विदाउट बेस, विदाउट द फर्स्ट 3 चैप्टर आप इस चैप्टर को समझ नहीं पाते। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 4। एंड अगर आप ये कोर्स को फुल डिटेल में, आपने पहले 3 सेक्शन अच्छे से नहीं करे एंड अगर आप वो करने चाहते हैं तो आप कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। आपको कोर्स के अंदर फुल कंसेप्चुअल वीडियोस, वीडियो क्वेश्चंस, पीडीएफ नोट्स, मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट फुल प्रोवाइड किए जाएंगे एंड आप ऐप डाउनलोड करके कोर्स में इनरोल कर सकते हो। उसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपको आने वाले और कोर्सेज के बारे में भी आपको अपडेट सारे मिल जाएं। इसके साथ साथ हम स्टार्ट करते हैं अब सेक्शन 4.1। तो ये हमारा चैप्टर 4 का फर्स्ट सेक्शन है, सेक्शन 4.1, जिसके अंदर हम ट्रेड फाइनेंस के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे कि पहले तो ट्रेड फाइनेंस सीखेंगे, फिर इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस किस तरह से कवर हो रहा है उसको देखने वाले हैं। सो ट्रेड फाइनेंस में क्या होगा, इंडिविजुअल क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन को हम फाइनेंस कर रहे हैं। हर एक, देखो नॉर्मली क्या होता है, अगर डोमेस्टिक ट्रेड की बात की जाए, डोमेस्टिक ट्रेड के अंदर आपको जो फाइनेंस मिलता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जो आपका सेलर, आप एज अ सेलर आप क्रेडिट पीरियड देते हो, उस चीज़ के बारे में आपको फाइनेंस मिल जाता है। तो इस तरह का फाइनेंस होता है, उसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, राइट। बट इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर वो आपको ऑल टुगेदर वर्किंग कैपिटल फाइनेंस तो नहीं दे सकते। वो क्या करेंगे, आपके इंडिविजुअल ट्रेड ट्रांजैक्शन के ऊपर आपको फाइनेंस कर देंगे, इंडिविजुअल क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन के ऊपर आपको फाइनेंस कर देंगे रादर देन प्रोवाइडिंग अ जनरल वर्किंग कैपिटल। ओके, सबसे पहली चीज तो ये क्लियर हो गई। इसके बाद हर ट्रांजैक्शन के अंदर अलग अलग बायर होगा, अलग सेलर, सेलर तो खैर एक ही होगा अगर हम एक्सपोर्टर को फाइनेंस कर रहे हैं, बट डिफरेंट बायर हो सकते हैं, मेथड ऑफ पेमेंट अलग हो सकता है एंड पेमेंट की टर्म्स और पीरियड भी डिफरेंट हो सकता है। इसलिए हम जनरल वर्किंग कैपिटल फाइनेंस नहीं प्रोवाइड कर सकते एज अ बैंक, क्योंकि हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड हर केस में क्या होने वाला है, वेरी करने वाला है। रिस्क, कंट्री चेंज होती है रिस्क चेंज हो जाएगा, करेंसी चेंज होती है रिस्क चेंज हो जाएगा, पीरियड चेंज होती है रिस्क चेंज हो जाएगा। इसलिए बैंक कभी भी इंटरनेशनल ट्रेड में जनरल फाइनेंस ना प्रोवाइड करते हुए इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन को फाइनेंस करता है। सबसे पहली चीज आपको ये क्लियर हो गई। इसके बाद हर ट्रांजेक्शन को सेपरेटली मॉनिटर करना होगा, हैंडल करना होगा ड्यू टू इट्स यूनिक रिस्क एंड कंडीशन। ट्रेड फाइनेंस किस लिए एसेंशियल है, ताकि हम जो भी सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं वो स्मूथली हो जाए, लिक्विडिटी मेंटेन रहे एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर की, वो अपना सारा कैश ब्लॉक किए बिना अपनी ट्रांजेक्शन को कर पाए कंप्लीट, एंड रिस्क भी कम हो जाए। रिस्क मिटिगेशन के लिए जैसे हमने एलसी पढ़ी, हमने बैंक गारंटी पढ़ी, हमने एसबीएलसी पढ़ी, ऐसे बहुत और सारी चीज़ें भी हम अब पढ़ने वाले हैं रिस्क मिटिगेशन के लिए भी। मेन डिफरेंस क्या है इंटरनेशनल फाइनेंस का फ्रॉम डोमेस्टिक लैंडिंग, तो रिस्क हायर है डिस्टेंस की वजह से, लीगल सिस्टम डिफरेंट होने की वजह से फॉरेन पार्टीज आ जाती हैं। इसके अलावा करेंसी रिस्क होता है, पॉलिटिकल रिस्क, परफॉर्मेंस रिस्क कि शिपमेंट अगर ना आई, पेमेंट अगर ना आई, तो इन सारे रिस्क की वजह से डिफरेंट हो जाता है डोमेस्टिक लैंडिंग से इंटरनेशनल फाइनेंस। तो व्हाट इज ट्रेड फाइनेंस? इट इज अ ट्रांजेक्शन बेस्ड लैंडिंग, मतलब एक एक ट्रांजेक्शन के ऊपर आपको फाइनेंस दिया जा रहा है। इट फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड। इससे इंटरनेशनल ट्रेड की फैसिलिटेशन कैसे हो रही है, क्योंकि आपको प्रोडक्शन के लिए भी फंड्स प्रोवाइड करे जाएंगे, परचेज के लिए भी, परचेज करने के बाद शिपमेंट के भी, एंड शिपमेंट से सेलर्स बायर से आपको पेमेंट आने तक का सारा
टाइम जो है आपको फाइनेंस किया जाएगा, एंड रिक्वायर्स लेंडर्स टू असेस बायर्स क्रेडिट वर्दीनेस, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिस्क ऑफ द बायर्स कंट्री। अब हम मेन टॉपिक देखते हैं कि ट्रेड फाइनेंस कर ट्रेड ट्रांजैक्शन को फाइनेंस करने के क्या मेथड है। अब हमारा जो पूरा इंटरनेशनल ट्रेड है वो दो फेज में बट गया। एक हो गया प्री शिपमेंट फाइनेंस, एक हो गया पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस। खर्चे दोनों पॉइंट पे ही होने हैं। प्री शिपमेंट में भी काफ़ी खर्चे होने हैं आपको गुड्स प्रोड्यूस करके शिपमेंट तक पहुंचाने के लिए, एंड पोस्ट शिपमेंट में भी सेलर को गुड्स पहुंचने, बायर को गुड्स पहुंचने के बाद उसकी पेमेंट आने तक जो पीरियड है उसके खर्चे, ये सारी चीज़ें जो है फाइनेंस की जा सकती हैं एंड मेजर दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ओके, तो प्री शिपमेंट फाइनेंस क्या है? बिफोर शिपमेंट जितने भी खर्चे हैं, हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करें तो अगर एक एक्सपोर्टर है ए लिमिटेड, ओके, ए लिमिटेड को यूएसए से ऑर्डर आता है फॉर 100,000 USD, ठीक है। अब जैसे ही इसको ऑर्डर आएगा, इसका फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होने वाला है? इसको गुड्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए, मशीनरी चाहिए, राइट, वर्किंग कैपिटल चाहिए, ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड है। अब ये सारे फाइनेंस कौन प्रोवाइड करेगा? प्री शिपमेंट फाइनेंस प्रोवाइड करेगा। एंड ये फाइनेंस क्या जनरल ट्रेड के लिए है, मतलब ए लिमिटेड की सारी एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन के लिए, या फिर सिर्फ इस पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए? सिर्फ इसी पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस आपको ट्रांजैक्शन वाइज ही मिलेगा। ओके, तो शिपमेंट से पहले का जितना भी खर्चा होता है, रॉ मटेरियल लाने का, प्रोडक्शन कॉस्ट कवर करने का, गुड्स प्रोड्यूस करने के बाद उनकी लॉजिस्टिक हैंडल करने का, इंश्योरेंस का भी खर्चा होता है, पैकिंग का खर्चा, बहुत सारे खर्चे होते हैं, राइट, वो सारे फाइनेंस करे जाएंगे। जिससे क्या हो सकता है, सेलर जो है अपना कैश फ्लो प्रोडक्शन के दौरान मैनेज कर सकता है। सेलर को, अगर सेलर अपना पूरा फाइनेंस, पूरा कैश इधर कर दे ब्लॉक, उसकी जगह पे वो क्या कर सकता है, कैश को इन्वेस्ट करके अपना अर्न कर सकता है, एंड बैंक से फाइनेंस लेकर कैश फ्लो मैनेज करते हुए इस चीज़ को, इस ऑर्डर को कंप्लीट कर सकता है। देन वी हैव पोस्ट शिपमेंट, जैसे ही हमने गुड्स शिप कर दिए उसके बाद फाइनेंस प्रोवाइड होता है जब गुड्स ट्रांजिट में है। तो ये कौन सा पीरियड कवर करता है? अंटिल गैप अंटिल पेमेंट फ्रॉम द बायर, लिंक्ड टू यूजेंस पीरियड वेयर पेमेंट इज डेफर्ड। अगर आपकी पेमेंट डेफर्ड है, मतलब बिल एक्सेप्ट होने के 90 दिन बाद अगर आपको पेमेंट होनी है, तो ये सारा पीरियड किस में कवर होगा? पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस में कवर होगा। हम बहुत डिटेल में समझेंगे कि प्री शिपमेंट फाइनेंस किस तरह से होता है, पोस्ट शिपमेंट किस तरह से होता है, बट अभी के लिए बेसिक आइडिया आपको हो गया होगा एंड इम्पोर्टेंस समझ आ गई होगी कि क्यों चाहिए। जनरली ट्रेड फाइनेंस के लिए क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखा जाता है? सबसे पहले आ जाती हैं हमारी टर्म्स ऑफ सेल। सेल की टर्म्स को इस तरह से मेंशन करते हैं, अगर एक्सपोर्टर जो है वो अच्छी सेल टर्म प्रोवाइड करता है तो उससे क्या फ़ायदा हो सकता है, उस अगर वो एक सेलर है, राइट, सेलर अपने बायर को क्रेडिट पीरियड प्रोवाइड कर रहा है तो बायर उससे ज़्यादा सामान खरीदना चाहेगा क्योंकि बायर को एडवांटेज दिख रहा है, राइट। तो इसका मतलब अगर सेलर बेटर पेमेंट टर्म प्रोवाइड करता है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं। लेकिन जो सेलर है उसने क्रेडिट पीरियड प्रोवाइड तो कर दिया, बट उसको फाइनेंसिंग भी चाहिए उस पीरियड को कवर करने के लिए, इनपुट लाने के लिए, लॉजिस्टिक के लिए। तो अगर उसको बाहर से ये चीज़ फाइनेंस हो जाती है तो वो क्या कर सकता है, अपनी प्रोडक्शन की कॉस्ट को कवर करते हुए सेलर को एक अच्छी टर्म भी प्रोवाइड कर सकता है, राइट। तो सबसे पहले तो ये चीज़ देखनी चाहिए कि आप फाइनेंस ले रहे हो तो उसमें आपको बेनिफिट हो रहा है या डिसएडवांटेज हो रहा है। देन लो और कॉम्पिटिटिव कॉस्ट, टोटल फाइनेंसिंग कॉस्ट में आपको इंटरेस्ट पड़ेगा, क्रेडिट की इंश्योरेंस का खर्चा, बैंक फीस, करेंसी एक्सचेंज की कॉस्ट, ये सारी चीज़ों की कॉस्ट मिला के आपकी ओवरऑल ट्रांजैक्शन की कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो सकती है। तो इसलिए सेलर को बहुत ज़्यादा ध्यान से इवेल्युएट करना चाहिए अपने ऑप्शन को, कि अगर मैं सेल्फ फाइनेंस कर रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, या फिर अगर मैं बैंक को यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। एंड
कॉस्ट को कंसिडर करते हुए ही अपना फर्दर प्राइस कोट करना चाहिए सेलर को, राइट। उस हिसाब से क्रेडिट टर्म प्रोवाइड करनी चाहिए। तो ये सब चीज़ों को सबसे पहले हमने किस चीज़ का ध्यान देना है कि सेल की टर्म्स क्या प्रोवाइड कर रहे हैं हम अपने पास फाइनेंसिंग के अकॉर्डिंग। फिर प्राइस क्या कोट करना है, उसके लिए हमारी कॉस्ट में फाइनेंसिंग की कॉस्ट कंसिडर करना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ड्यूरेशन, अगर आप लॉन्गर क्रेडिट पीरियड दे रहे हो तो कॉस्ट ऑफ फाइनेंस भी बढ़ेगी, क्रेडिट रिस्क भी बढ़ेगा, राइट। तो इसलिए आपको ध्यान से सिलेक्ट करना होगा स्ट्रक्चर एंड पीरियड। डिलेज इन शिपमेंट एंड पेमेंट कैन ऐड फर्दर कॉस्ट, तो इसलिए तीसरी चीज आपको क्या देखनी है, ड्यूरेशन क्या है और उसका कॉस्ट इम्पैक्ट क्या आने वाला है। देन रिस्क मैनेजमेंट किस तरह से करके चलनी है। लैंड जो भी लेंडर होगा, मतलब जो भी बैंक लोन प्रोवाइड कर रहा है, वो किस किस चीज़ का ध्यान रखेगा कि वो एक्सपोर्टर्स अपना सेल कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर भी पाएगा या नहीं, बायर एक्चुअली में पे करना चाहता भी है और इज ही एबल टू मेक द पेमेंट। इसके बाद पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ द बायर्स कंट्री, बायर की कंट्री के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है कि बायर पे करेगा या नहीं। तो कुछ टूल्स आप यूज़ कर सकते हो रिस्क मैनेजमेंट के लिए, जैसे कि गारंटीज, इंश्योरेंस, कोलेट्रल ले सकते हो, गवर्नमेंट बैक गारंटी प्रोग्राम। तो ये सारी चीज़ें होगी जिसका ध्यान रखना है एज एन एक्सपोर्टर। एक एक्सपोर्टर इन सारी चीज़ों को सोचेगा बिफोर टेकिंग एनी काइंड ऑफ ट्रेड फाइनेंस। अब एज अ बैंकर आप लोगों को क्या समझना ज़रूरी है कि ट्रेड फाइनेंस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या फीचर हैं। तो सबसे पहला है सेल्फ लिक्विडेटिंग। सेल्फ लिक्विडेटिंग का मतलब क्या होगा, लिक्विडेटिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को क्लोज करना, ख़त्म करना। तो लोन जो है वो सेल्फ लिक्विडेटिंग है। इसकी एग्जांपल कैसे होगी, अगर एक बैंक ने प्री शिपमेंट फाइनेंस दिया, प्री शिपमेंट फाइनेंस दिया तो उसको जैसे ही एक्सपोर्ट करने के बाद पेमेंट आएगी, वो पेमेंट से क्या हो जाएगा, बैंक का लोन रीपे हो जाएगा, राइट। तो इससे एक्सपोर्टर को खुद तो नहीं पेमेंट करनी पड़ी, जैसे ही बाहर से पेमेंट आई वो उठा के बैंक को पे कर दी, प्रॉफिट हो गया एक्सपोर्टर का। तो इस तरह से सेल्फ लिक्विडेटिंग होते हैं ये लोन्स। प्री शिपमेंट एडवांस आर रीपेड थ्रू प्रोसीड फ्रॉम पोस्ट शिपमेंट फाइनेंसिंग, या फिर पोस्ट शिपमेंट फाइनेंसिंग के थ्रू भी आप पे कर सकते हो। और जैसे ही आपके एक्सपोर्ट बिल सेटल होंगे आपके लोन्स क्लियर हो जाते हैं। बैंक क्या करते हैं इस केस में, ध्यान से शिपमेंट और पेमेंट को क्लोजली मॉनिटर करते हैं ताकि उनका लोन टाइमली रीपे हो जाए। इसके बाद जो ट्रेड फाइनेंस है दैट इज सॉर्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल लोन। इवन दो हम जनरल वर्किंग कैपिटल की लिमिट नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, बट एक तरह से वर्किंग कैपिटल लोन ही है जो कि हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इन प्री शिपमेंट। मीन्स जब आप प्रोक्योर कर रहे हो सामान को, प्रोसेस कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, एंड पोस्ट शिपमेंट मीन्स आप गुड्स को भेजने के बाद बायर की पेमेंट का वेट कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड कर देते हैं ये लोन्स। वर्किंग कैपिटल जैसे ही आते हैं आप अपना डे टू डे कैश फ्लो मैनेज कर सकते हो, और उसके साथ साथ आप ऑपरेशन को भी मैनेज कर सकते हो एज पर दी एक्सपोर्ट साइकिल। नेक्स्ट फीचर क्या है ट्रेड फाइनेंस का, इसमें दो तरह के फाइनेंस हो सकते हैं, या तो बायर्स क्रेडिट या फिर सप्लायर्स क्रेडिट। बायर्स क्रेडिट क्या होता है, ए और बी, ओके। ए सेलर है, सेलर या फिर सप्लायर या फिर एक्सपोर्टर, और ये हो गया हमारा बायर। बायर्स क्रेडिट में क्या है, बायर ने जाके अपने बैंक को बोला कि मैंने इससे सामान खरीदना है, आप मेरे बिहाफ पे इसको पेमेंट कर दो या पेमेंट की गारंटी दे दो, राइट। तो ये हो गया बायर्स क्रेडिट। इसमें बैंक जो है वो सेलर को पेमेंट कर देगा, एंड बाद में पेमेंट ऑब्लिगेशन किस पे आ जाएगी, बायर पे आ जाएगी, वो इसको पेमेंट कर देगा बैंक को, राइट। सप्लायर्स क्रेडिट में क्या होता है, सप्लायर बायर को एक क्रेडिट पीरियड अलाउ कर देगा कि आप मुझे 90 डेज के अंदर पेमेंट कर देना। तो एक तरह से यहाँ पे क्रेडिट का रिस्क कौन ले रहा है, सेलर ले रहा है। लेकिन सेलर क्या कर सकता है, या तो वेट वेट कर सकता है कि 90 डेज के अंदर बायर जो पेमेंट करेगा उसके पैसे रिकवर हो जाएंगे, और वो अपना बिल जाके बैंक से डिस्काउंट करवा सकता है एंड पेमेंट को वो इंजॉय कर सकता है, एंड देन बिल ऑफ एक्सचेंज फाइनेंसिंग की ट्रांजेक्शन बन जाएगी, राइट। तो ये होता है बायर क्रेडिट और सप्लायर्स क्रेडिट। मीनिंग हु अरेंजेस, यहाँ पे बायर अरेंज करेगा किसी बैंक के साथ,
सप्लायर क्रेडिट में क्रेडिट एक्सटेंड कर दिया जाएगा बायर को। पेमेंट किसको होगी? पेमेंट एक्सपोर्टर को कैसे होगी? यहाँ पे बैंक पे कर देगा या जो भी फाइनेंस कर रहा है एट साइट, और यहाँ पर एक्सपोर्टर ने पेमेंट के लिए टाइम अलाउ कर दिया। रिस्क किस पे है यहाँ पर? रिस्क हो गया बायर के ऊपर या फिर बैंक के ऊपर, कि मान लो अगर सेलर ने गुड्स भेज तो दिए, गुड्स भेजने के ऊपर बैंक ने पेमेंट कर दी, बट जो गुड्स आए वो गुड्स खराब निकले तो बायर का नुकसान हो गया, बायर के ऊपर अल्टीमेट रिस्क आ गया। सप्लायर क्रेडिट के केस में सप्लायर क्रेडिट रिस्क बेयर करता है जब तक बायर पेमेंट कर ना दे। तो ये हो गए दो तरह के क्रेडिट जो ट्रेड में चल सकते हैं। ये वही चीज़ें हमने लिखी हुई हैं कि बायर अरेंजेस फॉर फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन टू पे द एक्सपोर्टर एंड बायर रीपेज द फाइनेंसियर आफ्टर अग्रीड क्रेडिट पीरियड। सप्लायर्स क्रेडिट में सप्लायर अग्रीज टू डिलेड पेमेंट बाय द बायर एंड सप्लायर में गेट इमीडिएट फंड बाय डिस्काउंटिंग बिल्स। सप्लायर बायर को तो पीरियड अलाउ कर देगा, बट अगर उसको खुद को इमीडिएटली कैश चाहिए तो वो उसके लिए क्या कर सकता है? बिल को डिस्काउंट करवा के इमीडिएट कैश वो ले सकता है। नेक्स्ट फीचर है एक्सपोर्ट ट्रेड फाइनेंस का, जिसमें एक्सपोर्टर क्या कर सकता है? प्री शिपमेंट फाइनेंस लेकर प्रोडक्शन और शिपिंग कर सकता है, पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस ले सकता है इनवॉइस और बिल के अगेंस्ट, क्रेडिट टर्म ऑफर कर सकता है बायर को। क्रेडिट टर्म कैसे ऑफर कर सकता है? अगर वो एलसी यूज कर ले, एसपीएलसी बैंक गारंटी, तो वो यहाँ से क्रेडिट टर्म भी ऑफर कर सकता है। इंपोर्टर क्या कर सकते हैं? अरेंज रेड क्लोज और ग्रीन क्लोज एलसी टू प्रोवाइड एडवांस पेमेंट फैसिलिटी टू द एक्सपोर्टर, ऑफर बेटर पेमेंट टर्म बाय यूजिंग एलसी। रेड क्लोज एलसी क्या होती है? जहाँ पे एडवांस पेमेंट अलाउ कर दी जाती है एक्सपोर्टर को शिपमेंट से पहले, और ग्रीन क्लोज एलसी होती है जिसमें एडवांस प्री शिपमेंट और स्टोरेज से पहले भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। देन लास्ट, लेटर ऑफ क्रेडिट एंड बैंक गारंटी फैसिलिटी। ये भी ट्रेड फाइनेंस का पार्ट है। एक्सपोर्टर क्या कर सकता है? लेटर ऑफ क्रेडिट को यूज कर सकता है टू परचेज इनपुट्स, नेगोशिएशन फैसिलिटी टू डिस्काउंट बिल्स अंडर एलसी। अगर कोई बिल के अगेंस्ट एलसी है ऑलरेडी तो वो उसको डिस्काउंट करके पैसे ले सकता है। स्टैंड बाय एलसी और बैंक गारंटी टू सिक्योर परफॉर्मेंस और पेमेंट टू सप्लायर। तो ये सारे टूल्स के साथ वो अपना रिस्क भी मैनेज कर सकते हैं, एट द सेम टाइम फाइनेंसिंग भी ऑब्टेन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सिंपल से फीचर्स थे मेनली ट्रेड फाइनेंस के, जो हमें हेल्प करने वाले हैं आगे के सारे चैप्टर समझने में। तो एक समरी देख लेते हैं। ट्रेड फाइनेंस क्या होता है? ट्रांजैक्शन स्पेसिफिक होता है, आपको ओवरऑल लिमिट नहीं प्रोवाइड करी जा रही। सेल्फ लिक्विडेटिंग होता है, जैसे ही बाहर से पेमेंट आएगी आपका लोन क्लियर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट हो जाता है क्रॉस बॉर्डर के लिए, ताकि आप अपना कैश फ्लो मैनेज कर पाओ, आप अपने रिस्क को मिटिगेट कर पाओ। राइट। प्री शिपमेंट फाइनेंस भी हो सकता है, पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस भी हो सकता है। मेन टूल्स हो जाते हैं जैसे कि बायर क्रेडिट, सप्लायर क्रेडिट, एलसी, एसबीएलसी या बैंक गारंटी। मेन चीज़ क्या रह जाती है? आप अपनी कॉस्ट को, ड्यूरेशन को और रिस्क को बहुत ध्यान से स्ट्रक्चर करके अपना जो भी मोस्ट सूटेबल ट्रेडिंग फाइनेंस मेथड आप उसको यूज़ कर सकते हैं। एंड यही था हमारा आज का सेक्शन 4.1, जिसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन समझी अबाउट ट्रेड फाइनेंस, स्पेशली इन इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजेक्शन। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, एंड अगर कोई भी डाउट इसमें लगा है तो आप वो पूछ सकते हैं। और कोर्स को डिटेल में पढ़ने के लिए आप इनरोल कर सकते हैं ऐप डाउनलोड करके, लर्निंग सेशन IBF एग्जाम ऐप। आपको इसमें फुल कोर्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर कोई भी डाउट आता है आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम 4.2 करने वाले हैं, सो आई विल सी यू इन दैट लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय बाय।